कुछ इठलाती कुछ कह जाती, ये जिंदगी ही तो है। किधर से गुजरे थे, कहाँ कहाँ भटके थे। कुछ भिगो गए थे, कुछ छूकर निकल गए थे। कुछ रुला गए थे, कुछ बहा ले गए थे। आओ गाते हैं तराने अनुभवों की दुनिया के। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन नई दिल्ली और पीपल्स इनिशिएटिव लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव लखनऊ में, जिस प्रोजेक्ट को कंसीव और डिजाइन किया है डॉक्टर आर श्रीधर, श्री आलोक वर्मा जी और श्री अरविंद नारायण मिश्रा जी ने। रेडियो कोऑर्डिनेटर हैं अरविंद नारायण मिश्रा जी और प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर हैं कुश त्रिपाठी। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं एक बार आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगी जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और सपोर्ट करने के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच में कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की मदद और सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार फिर से नंबर रिपीट कर देती हूँ, आप चाहे तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567। इस नंबर पे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, ओल्ड एज होम्स से लेकर लीगल गाइडेंस, इमोशनल सपोर्ट और बुजुर्गों के शोषण के केस में डायरेक्ट इंटरवेंशन और निराश्रित बुजुर्गों को रेस्क्यू कराने तक सभी प्रकार के सपोर्ट के लिए कॉल किया जा सकता है। अब आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। मैं हूँ तृप्ति और ये कार्यक्रम आप तक लेकर आ रहे हैं अनुभव लखनऊ। नमस्कार श्रोताओं, आज हमें आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे बीच अपने अनुभव बांटने के लिए सलीम आरिफ साहब हमारे बीच हैं। सलीम आरिफ साहब, संक्षेप में मैं कहूँ तो थिएटर से जुड़ी एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने थिएटर में डिजाइन, रिसर्च, कॉस्ट्यूम, लगभग हर क्षेत्र में अपनी एक पहचान बनाई, मेहनत की और अपना एक रास्ता बनाया, नए लोगों को गाइड किया। देश के कई बड़े प्रोजेक्ट जैसे भारत एक खोज ले, हम चाणक्य का नाम लें, या अपना उत्सव, उसके पीछे शोध और उसका एग्जीक्यूशन में सलीम साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और खुशी की बात यह है कि आज भी वो एकेडमिक्स से जुड़े हुए हैं, नए लोगों को गाइड करते हैं। तो सलीम साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब आपका जीवन इतने विभिन्न अनुभवों से भरा हुआ है कि मुझे समझ में नहीं आता कि कहाँ से मैं शुरू करूँ। तो मैं चाहूँगा कि आप स्वयं जो आपके जीवन के सबसे मज़ेदार कोई संस्मरण हो, उस संस्मरण से हम लोग बातचीत शुरू करें। देखिए, मैं लखनऊ में निशात सिनेमा कैसरबाग में हुआ करता था। मैं उसके साय में पला बड़ा हूँ। साया जब मैं कहता हूँ तो उसी के 7 गली में मेरा घर था। अच्छा। और सिनेमा हॉल के स्पीकर की आवाज़ मेरे रूम्स में आया करती थी। मतलब संस्कारों में आपके आ गई। हाँ, वो एक तरह से कहना चाहिए कि वो मेरा इंट्रोडक्शन टू मीडिया कह सकते हैं आप। तो वो था, और उसी के पास पीछे एक जाकिर साहब थे और जमील साहब थे। ये 2 पेंटर्स थे जो बड़े बड़े उस वक्त बैनर और होर्डिंग्स बनते थे। तो वो स्केच करते थे, ड्रॉ करते थे, और मैं उनको देख के घर में आके स्केचिंग करने लगा और ड्राइंग करने लगा और पेंटिंग करने लगा। और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि थिएटर ग्रुप था मेघदूत, यहाँ पर सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ साहब यूनिवर्स प्ले कर रहे थे। तो उसके पोस्टर्स मैंने डिज़ाइन किए। मुझे एक दोस्त ने कहा कि वो प्ले हो रहा है, क्यों नहीं पोस्टर डिज़ाइन करते हो। तो मैंने उसके थिएटर पोस्टर्स डिज़ाइन किए थे और वहाँ से मेरा जुड़ाव थिएटर से हुआ। और उसके बाद ये हुआ कि कृष्ण नारायण कक्कड़ साहब थे, लखनऊ के बड़े जाने माने व्यक्ति थे। उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि तुम्हें ये रोल करना है। मुझको और MP दास को उन्होंने एक नाटक अमरकांत की कहानी थी हत्यारे, उसमें मंच पर खड़ा कर दिया। और 3-3.5 महीने मेरे ऊपर काम किया सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ ने और कृष्ण नारायण कक्कड़ साहब ने, और उनकी वजह से मैं थिएटर में एक तरह से कहना चाहिए घुसा। और उसके बाद ये हुआ कि मुझे देखकर बड़ा मज़ा आया थिएटर का वो फॉर्म, क्योंकि उस वक्त लखनऊ का थिएटर बहुत अच्छी हालत समृद्ध था। और हमारे यहाँ उस वक्त रंजीत कपूर साहब, बंसी कौल साहब, M.K. रैना साहब, देवेंद्र राज अंकुर, ये सारे लोग आकर यहाँ काम कर रहे थे। तो वो काम का स्तर ही अलग था। और मुझे याद है जब मैंने आला अफसर देखा था बंसी भाई का, जो उन्होंने लखनऊ के कलाकारों के साथ तैयार किया था, तो उसने मुझे अपनी तरह से बड़ा चमत्कृत किया था कि एक ऐसा इंटरेस्टिंग मीडियम हो सकता है
जिसमें आप इतना मजा ले सकते हैं। और मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि मुझे फिल्मों से ज्यादा मजा उस नाटक को देखने में आया था। तो मेरे लिए वो जो एक एक्सपीरियंस था, बहुत बड़ा आप सौभाग्यशाली रहे कि आपको ऐसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। तो वो हुआ। और उसी के वक्त रंजीत कपूर साहब का बेगम का तकिया प्ले देखा मैंने। उसमें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रिपर्टरी के एक्टर्स थे, उसमें रघुवीर यादव थे, कुलकर्णी साहब थे, उत्तरा बावकर जी थी, के रैना थे, मधुमालती मेहता जी थी, विजय कश्यप थे। तो मैं उस पाए के कलाकार एक साथ इतने मंझे हुए और इतने फिनिश्ड प्रोडक्ट के तौर पर, जिसमें डिजाइन अच्छा, कॉस्ट्यूम अच्छा, तो वो थिएटर का जो अनुभव था मेरा, उसने मुझे एक तरह से ऑलमोस्ट मेरी ज़िंदगी डिसाइड कर दी। कि मुझे लगा मेरी इंटरेस्ट की जितनी चीज़ें हैं, जिसमें लिटरेचर है, जिसमें पेंटिंग है, म्यूज़िक है, वो सारी थिएटर में मुझे मिल रही हैं। और इत्तेफाक ये हुआ कि उस वक्त राज बिसारिया साहब लखनऊ में काम कर रहे थे, और काम आज भी कर रहे हैं, बहुत ऊपर वाले की दया। तो राज साहब हमारे टीचर भी थे, यूनिवर्सिटी में इंग्लिश पढ़ाते थे, और उनका ग्रुप भी था। तो राज बिसारिया साहब ने फिर मुझे इनकरेज किया अपनी तरह से, कृष्ण नारायण कक्कड़ साहब ने इनकरेज किया, रणवीर सिंह बिष्ट हमारे जो बड़े जाने माने पेंटर हमारे प्रेसिडेंट होते थे, उन्होंने, बिष्ट साहब ने, फिर यहाँ पर उस वक्त कुंवर नारायण साहब रह रहे थे, तो कुंवर नारायण साहब ने भी मुझे मेरी पेंटिंग्स देखी, मेरी ड्राइंग्स देखी, तो फिर मुझे कहा कि आप ये करते रहिए। तो इन 4-5 बड़े लोगों का जो मुझे एक तरह से कहना चाहिए इंस्पिरेशन मिला, मेंटोरिंग मिली, और उन्होंने अपनी अपनी तरह से मेरे विजन को, मेरे आइडियाज़ को शेप करना शुरू किया, और उसने फिर बहुत मदद की। और BNA भारतेंदु नाट्य अकेडमी यहाँ है, उस वक्त अनुपम खेर साहब यहाँ पढ़ा रहे थे, हिमेंद्र भाटिया साहब थे, राज बिसारिया साहब थे। तो ये तीनों टीचर्स के साथ मैंने 1 साल का कोर्स किया। वाह। और उस ट्रेनिंग में ये तय हो गया कि अब मेरी अगली मंजिल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ही हो सकती। और मुझे फॉर्चुनेटली वहाँ एडमिशन, मेरा सिलेक्शन हो गया, और मुझे स्कॉलरशिप के साथ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जब एडमिशन मिला। जितने भी नाम आपने लिए, मुझे एक चीज इसमें कॉमन लगती है कि ये लोग अपनी कला के प्रति इतने समर्पित थे, डेडिकेटेड थे। तो मैं समझ सकता हूँ कि आप कितने भाग्यशाली रहे होंगे कि आपको इन लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। बिल्कुल। और इसमें एक बड़ी बात ये भी थी कि ये वो सब लोग थे जिन्होंने हम में वो वैल्यूज़ एक तरह से इनकलकेट की। तो अगर कमिटमेंट की बात है, टाइम पे आने की बात है, या एक स्तर से ऊपर उठकर काम करने की बात है, वो मुझे इन सब से शऊर मिला, इन सब से गाइडेंस मिला। तो एक फिनिश्ड प्रोडक्ट देने का जो ऑडियंस की तरफ जिम्मेदारी है एक थिएटर वर्कर की, आई थिंक मुझे सबसे बड़ा टेक अवे इन लोगों से एक तो ये मिला। दूसरा ये कि लिटरेचर, पेंटिंग और जो उसकी कलाएं हैं जुड़ी हुई नाटक से, उनकी वैल्यूज़ को कैसे इस्तेमाल किया जाए। राज बिसारिया साहब से बहुत सीखा, कृष्ण नारायण कक्कड़ साहब से सीखा, कुंवर नारायण जी ने अपनी तरह से मुझे सिनेमा और उसके बारे में इन्फ्लुएंस किया। तो जो आइडियाज़ होते थे उसको मैं इन लोगों के साथ डिस्कस करता था, एंड दे वर काइंड इनफ टू गिव मी टाइम। और वो जो मेंटोरिंग थी मेरी, वो मेरे बाद में बहुत काम आई। और मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि पिछली सदी के कुछ बहुत बड़े नामों के साथ मैंने बहुत वक्त गुजारा, काम किया, जिसमें हबीब तनवीर साहब है, उनके ग्रुप में मैं 2 साल काम कर रहा था नया थिएटर में, उन्हीं की टीम के साथ। कृष्ण नारायण और कावालम नारायण पनिक्कर थे, उनके साथ काम किया, रतन थियम साहब के साथ काम किया, बीवी कारण साहब के साथ काम किया। तो इन सब के काम को देखकर, बंसी भाई, के रैना के काम को देखकर, मैंने हर एक से कुछ ना कुछ सीखा। और वो मेरा जब भारत एक खोज शुरू हो रहा था, तो मुझे अपना उत्सव ख़त्म हुआ था, और रिपब्लिक डे परेड में मैंने एक प्रोग्राम किया था, वो ख़त्म हो गया था। मैसेज आया कि वो श्याम बेनेगल साहब बना रहे हैं भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो तुम उनको डिज़ाइनर्स की ज़रूरत है, तो वाई डोंट यू मीट। तो मुझे नीतीश रॉय जो प्रोडक्शन डिज़ाइनर थे, वो लेके गए श्याम बाबू के पास, और श्याम बाबू ने मुझे 2-3 मिनट में वो जॉब दे दिया कि ओके यू आर डूइंग माई वर्क, रिसर्च। और फिर उन्होंने मुझे दिल्ली भेजा रिसर्च के लिए। उसके डिज़ाइनिंग में मैं 2 साल उनके साथ काम करता रहा। तो उसने एक तरह से मुझे बहुत अच्छा, मेरी ट्रेनिंग का ही एक्सटेंशन हो गया बम्बई में, क्योंकि श्याम बेनेगल जैसा मेंटोर मिल गया मुझे। नहीं, बहुत सौभाग्यशाली रहे आप। सलीम भाई, आप मुंबई में हैं और अभी भी बहुत एक्टिव हैं, ये अच्छी बात है। एक लंबी पारी आपने खेली है, अभी भी खेल रहे हैं। तो मैं चाहूँगा अपने इस मंच के माध्यम से आप जो नए लोग आ रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, जो एक उम्र में हर आदमी एक सपना देखता है कि मैं मुंबई चला जाऊँ, एक्टर बन जाऊँ, कुछ करना। ऐसे लोगों को आप बहुत नेक सलाह दे सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जहाँ भी जाएं पूरी तैयारी करके जाएं। और मैं तैयारी से मेरा मतलब ये है
कि एम्बिशन होना एक चीज है, नहीं उसके एप्टीट्यूड, हाँ एप्टीट्यूड होना एक चीज है। अब आपका एप्टीट्यूड और एम्बिशन, उसके बीच में एक रिलेशनशिप होनी चाहिए, और उस रिलेशनशिप को आपको अगर बनाना है तो उसके लिए आपको खुद को एक तरह से नरिश करना पड़ेगा, एनरिच करना पड़ेगा। आपको बड़े मोटे शब्दों में कहूँ तो ये कुछ ऐसा है कि आप जितना पैसा अपने अकाउंट में डालेंगे उतना निकाल पाएंगे। बहुत अच्छी बात कही आपने। तो डेटा आपका जो रिजर्व्स हैं स्किल के, वो इतने सक्षम होने चाहिए कि जब आपको मौका मिले बड़े मंच का, तो आप उस बड़े मंच पर ऐसा काम करें कि फिर आपको रिपीट किया जाए और आपके काम को दोबारा लोग देखना चाहें। क्योंकि कॉम्पिटिटिव भी हो गया है ये क्षेत्र बहुत। बिल्कुल, अगर आप पूरी तैयारी से नहीं आएंगे तो आपकी सफलता में जी। और अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ी है। देखिए, कंपटीशन भी बढ़ा है, अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ी। जब मैंने शुरू किया था तो 75 करोड़ थी जनसंख्या भारत की, आज 125 करोड़ के ऊपर है। तकनीक भी बदली है, तकनीक भी विकसित हुई है, भाषा बदली है। हाँ, पहले तो आप करते थे तो उस समय इतने साधन नहीं थे, थिएटर भी बड़ा सीमित था। अब थिएटर भी, क्या वजह है कि थिएटर का स्तर लोग कहते हैं गिर रहा है, इसकी क्या वजह आप मानते हैं? उसकी वजह वो लोग हैं जो पिछले 30 साल से थिएटर को सरकार के बिहाफ पर चला रहे हैं। उसकी बड़ी वजह ये है कि अगर आप देखें तो चाहे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा हो, चाहे भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी हो, या कोई भी ड्रामा स्कूल हो, उसके पीछे सोच ये थी कि हम एक ऐसी जगह बनाएंगे जहां से प्रोफेशनली ट्रेन्ड आदमी एक व्यावसायिक रंगकर्म की देश में स्थापना करेगा। यही गोल था। गोल तो यही था, मोटिव यही था। मगर हुआ ये है कि हमने उसको सरकारी आश्रय वाला श्रम बना दिया, और उसमें ये भी मुझे कहने में कोई मुगालता या गलतफहमी नहीं है कि हमने थिएटर के स्टूडेंट्स के लिए कोई ऑप्शन छोड़े नहीं है थिएटर करने के। मिसाल के तौर पर अगर मैं यूपी में आके यहाँ थिएटर करना चाहूँ तो मेरे पास रंगमंडल नाम की चीज़ है नहीं। तो अगर मुझे नाटक डायरेक्ट करना है तो या तो मैं किसी प्राइवेट ग्रुप के साथ करूँगा, या घूम घूम के देश में फ्रीलांस करके अपने लिए छोटे मोटे अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढूंगा। लेकिन आप इमेजिन कीजिए कि अगर हर प्रदेश, हिंदी भाषी प्रदेश में 1 या 2 रंगमंडल हों, तो कलाकारों के पास लगातार एक जगह होगी काम करने की, दर्शकों के पास एक जगह होगी उनका काम देखने की। हम अमेरिका, लंदन की नकल बाकी सारी चीज़ों में करते हैं, इसमें नहीं करते। ये बहुत ताज्जुब की बात है, क्योंकि वहाँ नाटक होते हैं सीजन में। 3 महीने के लिए एक प्ले एक ऑडिटोरियम में चलता है, उसके नंबर ऑफ शोज होते हैं, फिर वो वाइंड ऑफ होके 3-4 साल बाद किसी नए वर्जन में वो नाटक आता है, अगर उसमें कुछ बात होती है, वरना वो होके खत्म हो जाता है। हमारे यहाँ हम सैटरडे संडे एक शो करते हैं, उसके लिए पूरा तामझाम करते हैं, फिर अगली सैटरडे संडे कब मौका आएगा हमें पता नहीं होता, कई महीने का अंतराल होता है। तो ना तो दर्शकों को नाटक देखने की एक रेगुलर वो बनती है आदत, ना कलाकारों को। तो जो सतत रंगकर्म की प्रक्रिया है उसको हमने, मुझे ऐसा लगता है कि टैक्स के थ्रू, इसके थ्रू सब्सिडाइज करने की स्कीम्स तो बहुत बना ली है, लेकिन ऐसी कोई जगह नहीं बनाई है कि अगर कोई ट्रेन प्रोफेशनल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से या भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी से पूरे समय लगकर रंगकर्म करना चाहे तो उसको यहाँ पर काम मिले। ले दे कि 1 या 2 रिपोर्टरी कंपनीज हैं, और वो भी 7 साल बाद आपको बाई रूल भगा देती हैं क्योंकि उनको फ्रेश टैलेंट चाहिए, विच इज अंडरस्टैंडेबल। लेकिन 7 साल अपनी जवानी देकर अब सुरेखा सीकरी जैसी जबरदस्त कलाकार, वो वाकई फिल्मों में चरित्र अभिनेत्री बनती हैं जिनके लिए बहुत ज्यादा रोल लिखे नहीं जाते हैं। तो रोटी तो बिल्कुल तो चलानी है ना। और मुझे बहुत बुरा लगता था कि मनोहर सिंह भाई को जब मैं देखता था वहाँ बम्बई में छोटे रोल करते हुए, क्योंकि हमने उनको तोगलक के रूप में देखा था। हमको लगता था कि ये हमारे सबसे बड़े एक्टर हैं स्टेज के, और उन सबसे बड़े एक्टर को जब हम देखते थे कि फिल्म के दूसरे एक्टर्स के मुकाबले वो काम नहीं मिल रहा, वो रोल्स नहीं मिल रहे, तो अच्छा तो नहीं लगता था। सुरेखा जी को देख के भी मुझे ये लगे तो बहुत, अगर वो सीरियल ना होता तो उनका वो रिकग्निशन उस तरह से ना होता, और जाते जाते उनका रिकग्निशन बढ़ा, लेकिन वो उस रिकग्निशन से बहुत बड़ी कलाकार थी। बहुत फिल्मों ने न्याय नहीं किया, बहुत से थिएटर के जी, मैं यही कहना चाह रहा था। यादव हैं, इन लोगों को उसकी वजह ये कि ये रघु भैया ने भी अपना 7-8 साल जीवन का रिपर्टरी में, अपनी जवानी का बेस्ट ईयर्स ऑफ हिज लाइफ ही गेव टू रिपर्टरी कंपनी। जब रिपर्टरी का टर्म खत्म आया, जब कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो बम्बई जाएंगे आप, क्या करेंगे, अभिनेता बिना रोल के अनएम्प्लॉयड है, तो वो करने लगे। सेम विद गोविंद नामदेव जी।
कुछ लोग थे जो सीधे चले गए। अब उसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि वो वापस सब थिएटर में आए हैं। हाँ। अच्छी बात यह है कि आज चाहे मैं हूँ या कुमुद मिश्रा हूँ या नसीरुद्दीन शाह साहब हूँ या परेश रावल हूँ, ये सब नाटक से जुड़े हुए हैं। तो हम लोग अपनी तरह से नाटक के साथ एक रिश्ता बना के रह रहे हैं। नाटक कर्मी ही हैं ये लोग। जी, हम लोग सिर्फ ये है कि हमारी जीविका दूसरी जगहों से चलती। सलीम भाई, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, लेकिन हमारी समय सीमा हमें रोक रही है और हम ये बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, फिलहाल वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, और चलते चलते आपको एक बार फिर से अपने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता और सपोर्ट के लिए जो एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है वो बताना चाहूंगी, 14567। इस नंबर पर आप सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की सहायता आपको यहाँ पर प्रदान की जाएगी। अगली बार फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी खास शख्स की प्रेरणादायक जीवन यात्रा की कहानियां लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मैं तृप्ति लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार।